नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आपसे बढ़िया होंगे। आज आपके साथ एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम एग्री बुलेटिन में डिस्कस करने जा रहे हैं कि ईरान और इजराइल का जो वॉर है, युद्ध है, उसका हमारे भारत के ऊपर, खासकर कृषि सेक्टर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। जी हाँ, हज़ारों किलोमीटर दूर कहीं युद्ध हो रहा है और उसका इम्पैक्ट हमारे भारत में कैसे पड़ सकता है। तो कई प्रकार से कुछ इफेक्ट हैं जो हमें देखने को मिलेंगे, प्रभाव हैं जो किस प्रकार से हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के कृषि सेक्टर को ये इम्पैक्ट कर सकता है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ आप लोग जानते होंगे कि जैसे जैसे कोई कॉन्फ्लिक्ट किसी भी कंट्री में होता है तो उसका किसी न किसी दूसरे देश के ऊपर प्रभाव पड़ता ही है। और ख़ासकर जब हम किसी दूसरे देश के साथ कुछ रिश्तों में जुड़े होते हैं, चाहे वो व्यापारिक संबंध हो या किसी प्रकार का और संबंध, जैसे कि अंदर कि मतलब आपस में जो रिश्ते हैं वो बेहतरीन हो। और इसके अंदर सबसे बात आपको अहम ये समझनी पड़ेगी। मैं आपको आगे टॉपिक के ऊपर बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, एक आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ। वो ये कि देखो, जैसे ये वॉर चलते हैं, जैसे पहले इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में था, अभी इजराइल और ईरान के बीच में है, रशिया यूक्रेन के बीच में है। तो जहाँ ऐसी बात आती है जब दो देशों के बीच में वॉर चलता है और हम एक तीसरे पर्सन होते हैं या तीसरे देश होते हैं, तो वहाँ पर हमारे लिए ये निर्णय करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम किस देश के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारा सभी देशों के साथ एक अच्छा संबंध है। और हम ऐसे मसलों में अगर किसी प्रकार से भी किसी का सपोर्ट करते हैं, देखो डेफिनेटली करना पड़ेगा, ये भी जरूरी हो जाता है, खासकर आपके राजनीतिक लेवल के ऊपर, क्योंकि पॉलिटिकली अगर इंटरफेयर ना किया जाए तो जो है देशों के बीच में आपस में जो टकराव है वो बढ़ते चले जाएंगे और देश और दुनिया जो है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थिति में आ सकती है, जो कि अभी आने की कगार पर भी है। पर ऐसे मामलों में जो आम नागरिक होते हैं उनको संयम बरतना चाहिए। आज अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर कोई इसराइल का सपोर्ट करता है, कोई ईरान का सपोर्ट करता है और आपस में लड़ रहे हैं। उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। आप आपस में लड़ रहे हो, उसको ना तो ईरान देख रहा है ना ही आपका वहां पर इजराइल देख रहा है, लेकिन वहां के नागरिक कई बार आपको देखते हैं तो उस केस में हमारे आपसी रिश्ते हम खराब कर रहे हैं। क्योंकि देखो, पारस्परिक रिश्ते हमारे इजराइल के साथ भी अच्छे हैं और ईरान के साथ भी अच्छे हैं। वहीं पर व्यापारिक रिश्ते अगर हम बात करें तो हमारा ईरान के साथ गहरा संबंध भी है। तो हमें इन बातों को समझना पड़ेगा कि हर देश हमारे लिए महत्वपूर्ण है और किसी दूसरे की लड़ाई में हम क्यों बिना मतलब का आपस में फाइट करें। वैसे भी हमें तो वो कहावत आपने सुनी होगी कि ऊंट के ऊपर बैठे हुए को कुत्ता काट जाना, तो वो हमारे साथ हो चुका है ना, क्योंकि हम ऑलरेडी कहीं हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं और आज भारत के अंदर उसका इंपैक्ट पड़ रहा है कि वॉर का इंपैक्ट हमारे ऊपर कैसे पड़ रहा है। तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ईरान और इजराइल इजराइल के बीच में 2024 से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, काफ़ी इंस्टेबिलिटी है और ये जियो पॉलिटिकल इशूज़ हो सकते हैं, कुछ रिलीजन को लेकर है, कुछ ज़मीनी विवाद को लेकर है, जो भी है हमें इसमें ज़्यादा गहराई में नहीं जाना, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के ऊपर पड़ रहा है और उसमें भी खासकर आपका जो बासमती राइस है उसके ऊपर कैसे पड़ रहा है आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारी इकोनॉमिक, हमारी स्ट्रेटजिक और ऑन ग्राउंड इम्पैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं इंडियन एग्रीकल्चर के ऊपर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात करें तो हमारा ईरान के साथ क्या व्यापार है, हम कौन कौन सी वस्तुओं को ईरान में आपका एक्सपोर्ट करते हैं, या ये कह सकते हो कि ईरान हमसे कौन कौन सी जो प्रोडक्ट है वो इंपोर्ट करता है और कितनी वैल्यूज है उनकी। तो एग्रीकल्चर में बात करें तो बासमती, सोयामील और टी और अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है वो, टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का जो व्यापार है ईरान के साथ 2024-25 का जो लास्ट था वो 11,200 करोड़ का था, बहुत बड़ा नंबर है। और उसमें बासमती राइस सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है, 6400 करोड़ का व्यापार जो है हम लोग ईरान के साथ करते हैं। अब अगर हम बात करें तो 60 से 70% जो इंडिया का बासमती एक्सपोर्ट होता है वो आपके वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया में होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझना पड़ेगा कि हम प्रेजेंट टाइम में ईरान जो है वो कहीं ना कहीं बासमती राइस का थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है, ठीक है, ये भी हमें देखना है। अब बात करें तो इसके साथ कुछ और अदर प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि सोयामील, टी, स्पाइसेस, क्योंकि स्पाइसेस का भी बहुत बड़ा जो है इंपोर्टर यहाँ पर ईरान है हमारे देश से, शुगर और फ्रूट क्रॉप, आलमंड, डेट्स है ना। अब देखो ये जो है वो यहाँ पर आलमंड और जो डेट्स हैं वो इंडिया इंपोर्ट करता है, कहाँ से, हमारे ईरान से, ठीक है। चलिए अब हम बात करें तो यहाँ पर करंट मतलब जो स्थिति है या जो आज का जो क्राइसिस है वो क्या है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे बासमती एक्सपोर्टर हैं, जो ट्रेडर हैं, जो व्यापारी हैं, जो हमारे बासमती राइस को एक्सपोर्ट करते हैं ईरान में,
उनका 2000 करोड़ रुपया का जो है अभी इन्वेस्टमेंट वहां पर, यानी कि जो उन्होंने राइस को एक्सपोर्ट किया था वो ईरान के अंदर पेमेंट एज ए स्टक हुआ है। उन लोगों ने डिले कर दिया है, उन्होंने कुछ समय मांगा है कि हम कुछ टाइम के बाद आपको पेमेंट करेंगे। दूसरी बात और बता दूं कि लगभग 2.5 लाख टन हमारा जो बासमती राइस है वो अभी इंडियन जो बंदरगाह है ना, वहां पर पड़ा हुआ है, वहां पर रेडी है शिपिंग के लिए, वापस उसको स्टोर हाउस में नहीं लाया जा सकता। और वो ईरान जाने वाला था या किसी और कंट्री में जाने वाला था, लेकिन आपको पता है कि ईरान के रास्ते होते हुए या वहीं से ज्यादातर हमारा जो है एक्सपोर्ट हम लोग वर्क करते हैं, तो खासकर ईरान में जो प्रोडक्ट आपका एक्सपोर्ट होना था, बासमती राइस एक्सपोर्ट होना था, वो नहीं हो पा रहा है। फिर हमारी बात करें तो यानी कि उन्होंने ऑन होल्ड कर दिया है। अब बाकी जो व्यापार है वो कब किया जाएगा वो बाद की बात है। और अब देखिए नेक्स्ट है कि ऑर्डर जो है अभी ईरान से मतलब अभी तक कोई भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा, या ये कह सकते हो कि वो कोई भी ऑर्डर नहीं कर रहे हैं। और इंटरनेशनल या एक्सपोर्ट जो प्राइस है वो आपके 1200 रुपए पर टन से घटकर 900 से 950 रुपए पर टन हो चुके हैं, यानी कि लगभग 300 रुपए का फर्क यहाँ पर, 300 रुपए नहीं, $300 का फर्क यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक जो मंडी प्राइस है वो भी आपका 75 से 80 रुपए किलोग्राम हो चुका है, यानी कि 7 से 8 रुपए आपकी डोमेस्टिक मंडी के अंदर भी प्राइस डिक्रीज हो चुका है। अब देखने वाली बात यह है कि इसका इंपैक्ट डायरेक्टली किसान पर भी पड़ेगा, फार्मर पर भी पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि आने वाले समय के अंदर राइस की जब क्रॉप मार्केट में आएगी तो उस समय राइस की क्रॉप को कौन परचेज करेगा अगर वो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। समझ मारी बात? तो अब यहीं अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसानों को पड़ने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा टोटल आपके मेजर 7 स्टेट्स हैं जहां पर राइस का प्रोडक्शन किया जाता है। उसमें से सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो हरियाणा का है, लगभग 40% जो आपका उत्पादन है वो अकेला हरियाणा करता है। अब बात करें तो एक्सपोर्टर्स जो हैं उनको डिले होगा तो उनकी जो प्रीमियम रेट है वो भी हाई होंगे, प्राइस में अनसर्टेनिटी आएगी। इसके अलावा हरियाणा जो यहां पर लगभग 40% बासमती एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन करता है, उनके किसानों को दिक्कत आएगी, पंजाब के किसानों को दिक्कत आएगी। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि फार्मर्स का जो लोअर सोइंग ड्यू टू पुअर रिटर्न इन दिस सीजन, यानी कि आपका सोइंग तो वैसे हो चुकी है और हो सकता है कि अभी और सोइंग में इंपैक्ट पड़ जाए और आने वाले टाइम में प्रोडक्शन के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ सकता है और फिर आपका मार्केट के प्राइस में भी इंपैक्ट पड़ेगा। बात करें तो हमारे देश के अंदर जो आपका और क्या यहां पर डिस्ट्रप्शन हो सकता है, तो ट्रेड जो रूट है कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जो रेड सी और आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस रूट है, जैसे आप यहां देख सकते हो कि ये ईरान के रास्ते से होके जाता है और ईरान के अंडर में आता है। तो हमारा जो बाकी देशों के साथ जो व्यापार है, या खासकर जो हम लोग 60% ऑयल जो इंपोर्ट करते हैं हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश में ऑयल तो है ही नहीं, पता आपको, तो क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट किया जाता है वो इसी रास्ते से किया जाता है। और अब प्रेजेंट टाइम में ईरान की सरकार के द्वारा इस रूट को बंद किया जा रहा है। तो अगर ये रूट बंद हो गया, और वैसे भी हम लोग ईरान से आपका क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, तो आप लोग सोच के देखिए कि कितनी बड़ी समस्या आ सकती है, क्योंकि क्रूड ऑयल अगर आपका बंद हुआ तो महंगा होगा, महंगा होगा तो उसके साथ ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा होगा और इनपुट कॉस्ट महंगी होगी, और इनपुट कॉस्ट महंगी होगी तो ओवरऑल जो आपकी मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स हैं वो भी महंगे होंगे, आपके दाम बढ़ेंगे वस्तुओं के। तो उसकी वजह से ये कह सकते हो कि कंज्यूमर्स के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, मिडिल मैन के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। बात करें तो इंश्योरेंस प्रीमियम भी 15 से 20% बढ़ सकता है, इंडियन शिपमेंट जो है वो डिले हो सकती है, रीरूट करना पड़ेगा, और पोर्ट के ऊपर यानी कि बंदरगाहों के ऊपर जो भी आपको डैमेज जो है वो देखने को मिलेगा आपके प्रोडक्ट्स के अंदर। हाई मैरीटाइम रिस्क डिस्करेज द ट्रेडर्स, मतलब अगर हम बात करें तो अगर रीरूट अगर करना पड़ता है, किसी और दूसरे रास्ते अगर कोई चीज लेकर जानी पड़ती है, तो उससे भी कई बार खतरे बढ़ जाते हैं, या ये कह सकते हो कि समुद्री लुटेरों का खतरा बढ़ जाता है समुद्र में, या आपके किसी प्रकार के एनवायरनमेंट के अंदर जो फ्लक्चुएशंस है उनका इंपैक्ट पड़ सकता है, क्लाइमेट का इंपैक्ट पड़ सकता है। तो ये कई चीजें होती हैं, अगर हमें रीरूट करना पड़ा तो कई क्राइसिस हमें फेस करने को मिल सकते हैं। अब बात करें तो इसके साथ साथ आपको देखना पड़ेगा कि की बासमती इंपोर्टर कौन कौन से हैं, यानी कि भारत से सबसे ज्यादा आपका राइस एक्सपोर्ट किन किन कंट्रीज में होता है, तो सबसे ज्यादा सऊदी अरेबिया में होता है, सेकंड आपका ईरान में होता है, और सॉरी सेकंड आपका यहां पर जो है इसके अंदर रहेगा, हाँ ये आपका इराक में होगा, और थर्ड ईरान में होता है। ठीक है, ये माफी चाहता हूं, ये आपका सेकंड नहीं है, ये थर्ड है। ठीक है, ईरान के अंदर थर्ड रैंक है और सेकंड रैंक जो है वो किसका है, आपका इराक का है। ठीक है, अगर वैल्यू वाइज अगर आप लोग देखोगे तो इराक जो है वो सेकंड रैंक पर है और थर्ड रैंक पर आपका ईरान आता है। तो ईरान में हम लोग नहीं कर पाएंगे। टोटल एक्सपोर्ट इंडिया ने 2024-25 में 5.3 मिलियन टन किया था, 2022-23 में 4.4 मिलियन टन था, और 2023-24 में 4.9 मिलियन टन था। तो ये जो बासमती राइस का एक्सपोर्ट है वो इस साल डिक्रीज हो जाएगा, और अगर डिक्रीज हुआ तो हमारे देश के अंदर कीमत
कीमतें राइस बासमती राइस की डिक्रीज होंगी तो परचेजिंग टाइम पर किसानों के लिए प्राइस उनका अच्छा नहीं मिल पाएगा, एमएसपी पर भी परचेजिंग शायद ना हो पाए, तो उस केस में किसानों की आमदनी डिक्रीज होगी। तो अगर हमारा किसान सशक्तिकरण में नहीं होगा तो डेफिनेटली जो हम लोग वादा कर रहे हैं कि आने वाले समय में किसान की आमदनी को दुगना करेंगे वो कभी भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट की बासमती जो प्रोड्यूसिंग स्टेट है, तो भारत के अंदर हरियाणा, पंजाब, यूपी, आपका हिमाचल प्रदेश, यूके और जम्मू एंड कश्मीर, तो लगभग 40% उत्पादन आपका हरियाणा करता है, 30% पंजाब करता है, यूपी 15% करता है और बाकी स्टेट जो है 15% में कंट्रीब्यूट करते हैं। टोटल बासमती जो एरिया है वो आपका 25 लाख हेक्टेयर का है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान को यहां पर क्या फायदा होगा। अब देखो पाकिस्तान को फायदा ये होगा क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बॉर्डर ट्रेड कर सकता है आपका जो है इंडिया जो एक लैंड के थ्रू यहां पर जो आपका है वो ट्रेड कर सकता है। और पाकिस्तान के अंदर क्योंकि देखो हमें तो आपका डायरेक्टली समुद्र के थ्रू ट्रेड करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन वहां पर आपका लैंड के थ्रू जब ट्रेड होगा तो डेफिनेटली पाकिस्तान से, क्योंकि देखो उनको भी आसान पड़ेगा, उनको सस्ता पड़ेगा, तो पाकिस्तान से वो जो भी प्रोडक्ट वहां पर जैसे कि राइस का प्रोडक्शन होता है, बासमती राइस पाकिस्तान भी प्रोडक्शन करता है, तो उनके साथ ट्रेडिंग डील हो सकती है, तो आने वाले समय में हमारे भारत के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरा, इंडिया एट द रिस्क ऑफ लूजिंग मार्केट शेयर ड्यू टू शिपिंग हर्डल्स, क्योंकि हम शिप नहीं कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपका मार्केट शेयर हमारा डिक्रीज होगा, हो सकता है कि हमारे आंतरिक रिश्ते भी खराब हो जाएं। अब बात करें तो 2019 के अंदर ऐसा ऑलरेडी हमारे भारत के साथ हो चुका है, जब यूएस ने सैंक्शंस लगाए थे ईरान के ऊपर, तो उस समय हमें इन ट्रेड को फेस ऑलरेडी करना पड़ा था। स्ट्रेटेजिक कंसर्न फ्रॉम द लॉन्ग टर्म ट्रेड सिक्योरिटी, यानी कि अब हमें कुछ ना कुछ बेटर आपके कंसर्न को फॉलो करना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान इसका फायदा न ले पाए, क्योंकि पाकिस्तान तो इस ताक में हमेशा रहता है कि भारत को कैसे आपका नीचा दिखाया जाए। वहीं अगर हम बात करें तो आपका जो क्रूड ऑयल की हम लोग बात कर रहे थे और आपका इकोनॉमिक इफेक्ट है वो क्या पड़ सकता है, तो मैंने अभी जो बताया था कि जो रूट है आपका जहां पर ईरान ने अभी अगर बैन लगा दिया, जहां से लगभग हम 66% जो क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट करते हैं, तो उसका बड़ा इंपैक्ट हमारे देश के अंदर देखने को मिलेगा। जो आपका ब्रेंट क्रूड जो ऑयल है यहां पर उसका प्रति बैरल जो है 78 रुपीज प्रति बैरल, $78 आपका पर बैरल हो चुका है। हायर ऑयल प्राइस होंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इसके साथ साथ में जो एग्रीकल्चर इनपुट कॉस्ट है वही बढ़ेगी, तो फर्टिलाइजर, लॉजिस्टिक यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, फूड इन्फ्लेशन, ये सब देखने को मिलेगा पूरे भारत के अंदर, यानी कि महंगाई बढ़ सकती है। तो सोच के देखिए यार कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है किसी भी युद्ध का। हम लोग सब मेरे को लगता है कई बार बहुत नादानियां करते हैं, बहुत नासमझी करते हैं आपस में जब इन चीजों के बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं। हम केवल ऊपर ऊपर से देखते हैं कि वो मासूम है, वो ये देखो, सब लोग आपस में कहीं ना कहीं जब आप युद्ध में होते हो ना तो उस समय आप ना तो कुछ जायज देखते हो ना कुछ नाजायज देखते हो। कई प्रकार से कई चीजें इफेक्ट होती हैं और हमेशा होती आई हैं, तो हमें उन चीजों को कई बार देखना पड़ेगा क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हो बताओ, एज ए आम नागरिक क्या आपके हाथ में कोई चीज है? नहीं, लेकिन ये युद्ध हम रुकने की कामना कर सकते हैं क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। युद्ध से कभी किसी का भला नहीं हुआ। अगर आप दो लोग आपस में लड़ रहे हो और एक आप उसको शांति से बैठकर सुलझा रहे हो तो सोच के देखिए कि किसमें आपका फायदा होगा। हाँ, हो सकता है कि ईगो के कारण हम किसी को मार सकते हैं, लेकिन सोच के देखिए अगर आपने किसी को मार दिया तो आपको दिल को सोच सकता है कि आप सोचो कि तसल्ली मिल गई या आप अपने ईगोइस्टिक पावर के लिए आप मार दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म इंपैक्ट में अगर आप सोचोगे आपके बच्चों के पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आप जेल चले जाओगे। तो वही वाली बात यहां पर भी है। अगर युद्ध होता है, अगर आने वाले समय में सोच के देखो कि किसी प्रकार से भी आपका न्यूक्लियर अगर बम किसी कंट्री के द्वारा अगर चला दिया जाता है तो फिर उसका कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, कितने मतलब मासूम लोगों की जान जाएगी और हो सकता है कि ट्रेड बहुत लंबे समय तक इंपैक्ट हो, भूखमरी और जो आपकी बाकी समस्याएं हैं, महंगाई है, वो हमारे देश के अंदर भी लॉन्ग टर्म तक इंपैक्ट करे। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपका कि और हम क्या कर सकते हैं। देखो प्रेजेंट टाइम में जो इंडिया का अगर हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की बात करें तो सबसे बड़ी वही समस्या है कि जो हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। जब भी एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, दो देशों के बीच में लड़ाई होती है, तो उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिया में देखने को मिलता है। हाँ, हो सकता है कि कई बार हमें फायदा भी देखने को मिलता है, जैसे रसिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था तो उस टाइम पर रसिया से मैक्सिमम जो वीट का दूसरे देशों में एक्सपोर्ट होता था तो वो कहीं ना कहीं फायदा इंडिया को मिला भी था, लेकिन उतना बड़ा नहीं मिला था। लेकिन वही बात है कि हमेशा हम फायदा तो नहीं देख सकते ना, खासकर लड़ाई के अंदर। दूसरी बात करें तो आपका पेमेंट सिक्योरिटी की दिक्कत है और ट्रेडिंग के अंदर दिक्कत है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो सप्लाई चेन में डिस्रप्शन आ रहा है, डिप्लोमेटिक जो सिचुएशन है वो आपकी कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होती जा रही है। दूसरे जो आपके पाकिस्तान जैसे जैसे उनको फायदा मिल रहा है, अभी पॉलिसीज पर फोकस करना पड़ेगा कि कैसे हम डिप्लोमेटिक जो आपकी डिस्कशन है ईरान के साथ कर ताकि पेमेंट का पहले रेजुलेशन किया जाए। 2000 करोड़ रुपए व्यापारियों के फंसे हुए हैं, पहले तो उनको निकालना जरूरी है। उसके अलावा हमें कुछ अल्टरनेटिव
अल्टरनेटिव मार्केट्स को चूज करना पड़ेगा, चाहे वो एशिया हो, अफ्रीका हो, यूरोप हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, कहीं भी हम लोग करें, लेकिन हमें अल्टरनेटिव मार्केट्स को चूज करना पड़ेगा ताकि ऐसी अगर स्थिति बाद में आती है तो हमें ना सामना करना पड़े उसका। दूसरी बात है कि आपका ट्रेड जो इंश्योरेंस है और रिस्क मिटिगेटिंग जो टूल्स है हमें उनको बढ़ाना पड़ेगा ताकि आने वाले समय में अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो जो व्यापारी है उनको आपका ज्यादा नुकसान ना हो। और नेक्स्ट आपका है एक्टिव पेमेंट चैनल, जो आपको पता है कि पहले भी रूपी रियल जो ट्रेड था या फिर आपका स्विफ्ट जो अल्टरनेटिव्स थे उनके बारे में पहले भी डिस्कशन हो चुका है, जब आपका रशिया के ऊपर बाकी कंट्रीज ने बैन लगाया था। तो उसके बाद ऐसे कॉन्फ्लिक्शन जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ऐसे अल्टरनेटिव्स को चूज करना पड़ेगा, क्योंकि स्विफ्ट एक मेजर यहां पर रोल प्ले करता है जब दो देशों के बीच में कोई आपका ट्रेड होता है, तो उसका अल्टरनेटिव भारत को खोजना ही पड़ेगा। क्योंकि खासकर जैसे हम यूपीआई की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये एक यूपीआई आपको पता है कि आने वाले समय के अंदर शायद सभी कंट्रीज में अगर लागू हो जाता है तो फिर उसका इंपैक्ट हमारे देश के बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। तो ऐसे अल्टरनेटिव्स को भी हमें चूज करना पड़ेगा ताकि ऐसी स्थिति में जो आसान है मतलब पेमेंट का ट्रांसफर वो हो जाए। वहीं अगर हम बात करें तो आपका अभी प्रेजेंट टाइम में ईरान और जो आपका इजराइल का वॉर है वो हमारे डायरेक्टली इंडियन फार्मर को और एक्सपोर्टर को इंपैक्ट कर रहा है, बासमती राइस के एक्सपोर्ट को इंपैक्ट कर रहा है, और इसके साथ में ट्रेड रूट्स जो हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं, और सिक्योरिटीज इफेक्ट हो रही हैं, पॉलिसीज आपकी इफेक्ट हो रही हैं। और अभी प्रेजेंट टाइम में ऐसी पॉलिसीज बनाने की जरूरत है जिससे हमारे भारत को या भारत की अर्थव्यवस्था को ऐसे क्राइसिस से बचाया जा सके, और आने वाले समय में अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में ऐसी स्थितियां जब बनती हैं तभी हम लोग सामना करते हैं। जैसे कोविड-19 की स्थिति जब बनी थी तभी हम लोगों को पता लगा था कि किस प्रकार से अगर ऐसी कोई स्थिति बन जाती है तो हम कैसे उससे बच सकते हैं। वैसे हमारी सरकारें बहुत कम इसके बारे में संज्ञान लेती हैं, हम केवल मजे करते हैं, और सरकारें तो उससे बेहतर हैं। और वैसे भी 80 करोड़ जनता फ्री राशन के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हमें केवल नेट चलाना है, मजे करने हैं, दैट इज गुड थिंग। बट फिर भी देखिए यार, अगर आप किसी प्रकार से कंसर्न नागरिक हैं, और खासकर जो लोग वाकई में कंसर्न है वो इसके बारे में सोचते भी हैं और समझते भी हैं। बाकी ये जो डेटा मैंने यहाँ पर उठाया है वो सारे ऑथेंटिक रेफरेंस से हमने लिया है। तो ऑथेंटिक रेफरेंस आप लोग देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का डेटा है 2024-25 का, रूरल वॉइस जो आपका एक न्यूज चैनल आप कह सकते हो या एक वेबसाइट है जहां पर इंटरव्यू हुआ था विजय सेतिया जी का। इसके अलावा एक्सपोर्ट डेटाबेस है डीजीएफटी का, इंटरनेशनल क्रूड प्राइस इंडेक्स के थ्रू, और आपका ट्रेड मैप के थ्रू हमने जहां पर एपिडा और यूएन जो कॉमट्रेड है यहां से डेटा मैंने उठाया है सारा का सारा, जो आपके साथ मैंने शेयर किया है। तो ये डेटा किसी प्रकार से मेरा खुद का नहीं है, अगर आपको कहीं भी कोई त्रुटि दिखे तो प्लीज आप इनके साथ कॉन्टैक्ट करिएगा, ठीक है। और इसी के साथ में हमारी एग्रीकल्चर करंट अफेयर की बुक है, आप लोग इसको परचेज कर सकते हो, जो मार्केट में अभी अवेलेबल है, यानी कि आप कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर ई बुक भी आपकी अवेलेबल है, ठीक है। तो उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा, और ये इसी प्रकार के जो इश्यूज होते हैं हमें इनके बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए, बातें करनी चाहिए। काफी हद तक इससे समझ मिलती है, हम इनके बारे में इंटरनेशनल इश्यूज को जान पाते हैं, इसका इंपैक्ट हमारे देश पर क्या होता है। हम कई बार समझते होंगे कि शायद आम नागरिक के ऊपर इसका इंपैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, और ये हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। बाकी उम्मीद है कि आपको ये सेशन हेल्प करेगा। इसी प्रकार के और भी नॉलेजेबल फैक्ट्स और एग्रीकल्चर करंट अफेयर और एग्रीकल्चर टॉपिक्स को जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।